नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल टीवी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है और एक बार फिर अभिनंदन है। और जैसा कि पिछले एपिसोड में विधानसभा चुनाव का जिक्र हो रहा था कि किस तरह इस बार के विधानसभा चुनाव 2024 के लिए सेमीफाइनल जैसे हैं, इस बात का मैं जिक्र कर रहा था। अब 3 दिसंबर की तारीख और 4 दिसंबर की तारीख भी निकल गई है। चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। काफ़ी एक बात मैं जो आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ये जो बड़े बड़े ब्रांडेड न्यूज़ चैनल्स हैं जिनको आप लोग देखते हैं रोज, ये अपने ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल्स पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करते हैं। और ये इस बार से नहीं हो रहा है बल्कि 1991 से होता रहा है। इनका आधार होता है साइंटिफिक एनालिसिस। जो पीएचडी करते हैं, जो स्कॉलर्स, उनको इसके तरीके पता हैं कि किस तरह इसका ऑब्जेक्टिव तैयार किया जाता है, किस तरह रिसर्च क्वेश्चन तैयार किया जाता है, किस तरह स्कोप और लिमिटेशंस ऑफ स्टडी तैयार किया जाता है, कौन सी रिसर्च मेथोडोलॉजी लगाई जाती है, उस पर वो क्वालिटेटिव होती है या क्वांटिटेटिव होती है, उसमें कंसेप्चुअल रिसर्च इस्तेमाल किया जाता है या कंटेंट एनालिसिस होता है या सैंपल इकट्ठे किए जाते हैं या क्वेश्चनायर तैयार किया जाता है, और उस डेटा की एनालिसिस कैसे की जाती है और उसके फाइंडिंग्स को कैसे डिसमिनेट किया जाता है। ज़्यादातर मामलों में पहले 1990 के दशक में ज़्यादातर चैनल ये स्वयं करते थे। उनके रिपोर्टर्स की टीम जाती थी, वो डेटा कलेक्ट करती थी और जो एडिटर्स की टीम होती थी वो उसको एनालाइज करती थी। लेकिन सन 2000 के बाद अपना भार हल्का करने के लिए ये काम कुछ खास किस्म की एजेंसियों को दिया जाने लगा, जिनका सालाना खर्च जो बहुत ज़्यादा होता है वो इसी काम से निकलता है। ऐसी एजेंसियों को गवर्नमेंट भी हायर करती है और प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स भी हायर करते हैं। ऐसे में वो कितनी ईमानदारी बरतते हैं, उनकी टीम जिस एजेंसी को हायर किया गया है इलेक्शन का ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल तैयार करने के लिए, इस पे डिपेंड करता है। वो सैकड़ों करोड़ रुपए का गेम तो खेल जाते हैं, लेकिन अपनी ईमानदारी के साथ पहले बार, दूसरी बार, तीसरी बार तो वो ईमानदारी बरतते हैं। लेकिन जब उनको लगता है कि अब जनता के दिल में हमारा एक विश्वास पैदा हो गया है, तो वो मनचाहा डेटा और उसकी एनालिसिस करने लगते हैं। आज तक जो अपने आप को श्रेष्ठतम चैनल होने का दावा करता है, उसके साथ यही खेल इस विधानसभा के चुनाव में हो गया। संजय गुप्ता जो उनकी सेफोलॉजी की टीम को लीड करते हैं, राहुल कंवल, राजदीप सरदेसाई, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, चित्रा त्रिपाठी, ये सभी इस भ्रमजाल में उलझ के रह गए और उनकी सेफोलॉजी एकदम फेल हो गई। उन्होंने राजस्थान जैसे स्टेट को बीजेपी से दूर जाते हुए दिखाया। उन्हें अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का रिफ्ट नहीं दिखा, उन्हें कन्हैयालाल की हत्या नहीं दिखी। वो किस बिना पर
इतने बड़े प्रोजेक्शन को अनदेखा उन्होंने कर दिया। संजय गुप्ता और राजदीप सरदेसाई, राहुल कंवल, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी और श्वेता सिंह की टीम ने, और जो उनके मैनेजिंग एडिटर हैं सुप्रिय प्रसाद, ये अपने आप में बड़ा अचरज में डालने वाला है। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना चाहिए, इसलिए नहीं कि उन्होंने सिर्फ रॉन्ग सेफोलॉजी की, बल्कि इसलिए कि ये एक तरह से एक अलग किस्म की फेक न्यूज़ की कैटेगरी में आता है। और इसके लिए मैं इलेक्शन कमीशन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनके प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, इन सबके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इस तरह के गलत प्रोजेक्शन से पब्लिक कैसे भ्रमित होती है, और इस तरह की भ्रामक जानकारी फैलाना अपराध की श्रेणी में आता है। जब आप किसी चीज़ के अभ्यस्त हो जाते हैं, मैं पारंगत तो नहीं कहूँगा क्योंकि पारंगत तो कोई नहीं है, जब आप किसी गलती को दोहराने में पारंगत हो जाते हैं और ये मानने लगते हैं कि उस गलती का विश्वास जनता में बैठ गया है, तो आप अपनी कला बेलगाम होके दिखाने लगते हैं। यही काम आज तक ने किया। इसी मौके पर मैं नीलेश मिश्रा, जो पत्रकारिता में मेरे सीनियर हैं, उनके एक ट्वीट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये किसी सेफोलॉजिस्ट या जर्नलिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो किसी तरह की कौन सा उम्मीदवार जीत रहा है, कौन सा हार रहा है, कितने वोटों से जीत रहा है, कितने वोटों से हार रहा है, कहाँ कौन सी सरकार बनेगी, कहाँ कौन सी सरकार नहीं बनेगी, इसका कोई आकलन करे, क्योंकि ये जर्नलिस्ट का काम नहीं है। उसका काम है जनता की समस्याओं को देश के शीर्षस्थ नेताओं या कंसर्न्ड अथॉरिटीज के पास पहुंचाना। और इस काम में जिस तरह कोरोना में आज तक सहित तमाम चैनल फेल हुए थे, और जिसके लिए मैंने सेंट पीटर्सबर्ग के एक कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से अवार्ड बटोरे जाते हैं 38 40 आज तक जैसे चैनल द्वारा, उसकी जमकर भर्त्सना की थी, उसी तरह इस विधानसभा चुनाव के बाद मैं आज तक और उस तरह के तमाम प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स की भर्त्सना करता हूं जिन्होंने पब्लिक सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ किया है। चुनाव के नतीजे अब सामने हैं। चुनाव के नतीजे जनता के सामने लाना इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए मैंने अपने एक ट्वीट में इन तथाकथित प्राइवेट ब्रांडेड न्यूज़ चैनल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक दरख्वास्त लगाई है ट्विटर पर। देखिए उस पर क्या बात होती है। और अब जबकि चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती है। कवायद इस बात की शुरू है कि कौन मुख्यमंत्री बने। ये भी 2-4 दिन में सामने आ जाएगा। मिजोरम में वहाँ की एक उभरती हुई क्षेत्रीय पार्टी ने जीत हासिल की है, वो भी अपने मुख्यमंत्री का नाम तय करेंगे। इसी तरह तेलंगाना में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, उन्होंने लगभग अपने मुख्यमंत्री का नाम तय कर दिया है। लेकिन इस विधानसभा चुनाव के बाद अब मोदी इफेक्ट से कोई इनकार नहीं कर सकता,
और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की अगुवाई में, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मोदी जी और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में एक बार फिर से सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है। यही बात मैं पिछले 3-4 एपिसोड से कर रहा था जब चुनाव के नतीजे नहीं आए थे। यही बात मैं फिर कह रहा हूँ। अब ये समझिए, 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के उद्घाटन के साथ, या यूं कहें कि आज से या अभी से सभी दल अपनी जीतोड़ मेहनत, अगर उन्हें चुनाव में परफॉर्म करना है तो लगानी शुरू कर देंगे, क्योंकि मेरा अनुमान है कि राम मंदिर के उद्घाटन के 1-1.5 महीने के अंदर चुनाव करा लिए जाएंगे। हालांकि तारीख आई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक संभावना है जो मैं व्यक्त कर रहा हूँ। ऐसे में अब अगर यूं कहें कि चुनाव का 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है इन विधानसभा चुनावों के समापन के साथ, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम बात करते हैं चुनाव जो निकल चुके। मैंने इसके पिछले वाले पार्ट में इसी एपिसोड के जिक्र किया है। कांग्रेस ने तेलंगाना के लिए मुख्यमंत्री का नाम घोषित कर दिया है और उनकी शपथ ग्रहण समारोह भी हो चुका है। रेवत रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी जिन 3 बड़े राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापस आई है, वहाँ के मुख्यमंत्री पर फैसला विचार मंथन चल रहा है। कई लोगों के नाम आगे चल रहे हैं। राजस्थान में बाबा बालकनाथ जो नाथ संप्रदाय के हैं और अपने उग्र तेवर के लिए जाने जाते हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया, उनका नाम भी आगे चल रहा है। दिया कुमारी सिंह जो राजघराने से आती हैं राजस्थान के, उनका नाम भी आगे चल रहा है। मध्य प्रदेश में अभी स्थिति ऐसी बनी हुई कि कुछ खुलकर नहीं कहा जा सकता। इसी तरह छत्तीसगढ़ की स्थिति है। मिजोरम में एक क्षेत्रीय पार्टी ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है और वो अपने मुख्यमंत्री का नाम घोषित कर देगी जल्दी ही। तो ये उठापटक चल रही है भारतीय राजनीति में अभी। और जैसा मैंने पिछले पार्ट में इसी एपिसोड के कहा था, अब 2024 के चुनाव का शंखनाद हो चुका है और इस शंखनाद के साथ ही सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में लग जाएंगी अभी से। दोस्तों, इसी एपिसोड में अब चूंकि मैं वापस एनसीआर के अपने घर पे आ चुका हूं, मैं कुछ चीज़ें और जोड़ना चाहता हूं। इससे पहले कि ये एपिसोड ख़त्म हो, एक बार मैं फिर से आपको कुछ नई बातें बताने जा रहा हूं। 6 दिसंबर बीत गया पिछले दिनों, और 6 दिसंबर का भारतीय धर्म परंपरा में और भारतीय राजनीति में बहुत महत्व है। कुछ लोग उसको अपने लिए ब्लैक डे मनाते हैं, शहीदी दिवस बाबरी मस्जिद का कहते हैं, और हिंदू इसको राम मंदिर रिक्लेमेशन डे या राम मंदिर पुनरुद्धार दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं एक छोटे से दौरे पे था, पारिवारिक भ्रमण पे था, और वाराणसी जाने का मुझे सौभाग्य मिला।
कई दिनों से प्लानिंग चल रही थी और मैं और मेरे एक मित्र के परिवार ने वाराणसी जाने का प्लान बनाया। वाराणसी में हमने सारनाथ पे भ्रमण किया। अगला एपिसोड जो होगा वो पूरा वाराणसी पे ही होगा, इसलिए सारगर्भित तरीके से बता दे रहा हूँ कि हमने वहाँ पर क्या ऐसा पा लिया जिसकी चाह हर हिंदू को होती है। जी हाँ, हम लोग सारनाथ गए और भव्य भग्नावशेष देखे वहाँ बौद्ध काल के, और साथ ही साथ हमने वो स्तूप देखा और वो प्रांगण देखा जहाँ महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने शिष्यों को दिया था और पहली बार वहाँ 5 शिष्य बनाए थे। देश विदेश के तमाम सारे लोग वहाँ आते हैं, विशेषकर ऐसे देशों से जहाँ बौद्ध धर्म फैला हुआ है, जैसे चाइना, तिब्बत, जापान, कोरिया, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ से सारनाथ का आनंद अपने आप में अविस्मरणीय और अद्भुत था। फिर उसी शाम को हम लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन का प्लान बनाया। ये बड़े सौभाग्य से होता है कि भोले बाबा, भोले भंडारी, विश्वेश्वर, भगवान विश्वनाथ, भगवान शिव, जो बनारस उनका घर माना जाता है, वहाँ आपको दर्शन करने का सौभाग्य मिले। और एक व्यक्ति के सहयोग से हमने काशी विश्वनाथ स्थित शिवलिंग को अपनी पूजा अर्पण करने में के लिए एक नहीं 3-4 मौके मिले। कुछ ऐसी व्यवस्था थी। और फिर हमने आरती लिया, गंगा आरती भी देखी शाम को और सुबह। फिर बीएचयू के सारनाथ मंदिर, बीएचयू के विश्वनाथ मंदिर गए। वो भी एक अद्भुत जगह है। पूरे बीएचयू का भ्रमण किया। हिंदुओं की शान, एक विशाल यूनिवर्सिटी जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी आता है, बीएचयू के प्रांगण में ही है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटी साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, करीब 250 के आसपास प्रोग्राम्स वहाँ रन होते हैं। हमने विश्वनाथ जी में, वहाँ पर काफ़ी बड़ा शिवलिंग है, उनके दर्शन किए और वापस फिर हम आए काल भैरव। काल भैरव का हमने दर्शन किया, और जिनको काशी का कोतवाल कहा जाता है, तो काल भैरव के मंदिर में रक्षा सूत्र बांधे गए हमारे पूरे परिवार को और मित्र के परिवार को, और हमने अपना प्रेयर वहाँ पे की, अपनी साधना वहाँ पे की थोड़ी देर के लिए, जितनी देर हम वहाँ थे। फिर संकट मोचक मंदिर आए हम। संकट मोचक हनुमान जी का मंदिर है, सिद्ध मंदिर है। इसी के प्रांगण में बैठकर गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के अध्याय लिखने शुरू किए थे। और वहाँ से 2-3 चीज़ें रह गई, दुर्गा मंदिर, मानस मंदिर, वो फिर कभी के कार्यक्रम में होगा। और इस बार हमने काशी चाट, जब गंगा आरती से शाम को वापस आ रहे थे तो काशी चाट का आनंद लिया। सुबह जब बीएचयू से वापस आ रहे थे तो चाची की कचौड़ी, मलाइयों, इन सब का हमने स्वादन किया, जो अपने आप में अद्भुत था। उसके बाद हम लोग वंदे भारत से निकल पड़े वहाँ से, और कानपुर आते आते मेरा विचार ये बना, मेरा एक कार्य था, 5 तारीख हो रही थी, 4 तारीख, कि मैं जो 1 दिसंबर को हम गए थे, 4 दिसंबर को हम वापस हो रहे थे, तो 4 तारीख को जब कानपुर पे शाम को 6:30 बजे के आसपास ट्रेन पहुंची वंदे भारत, तो अचानक मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना लखनऊ चला जाए।
वहाँ मुझे कार्य था कुछ, तो मैंने वंदे भारत परिवार को विदा कर दिया वहीं से और ख़ुद कानपुर में उतरकर लखनऊ की तरफ रवाना हो गया। कानपुर स्टेशन से बाहर निकला और बस की तलाश में एक जगह आ गया। वहाँ से मैंने लखनऊ की बस ली। रास्ते में जब हम उन्नाव पहुँचते हैं तो एक बड़ी तीखी और बदबूदार गंध मेरे नथुनों को बिल्कुल पागल कर दे रही थी। मैंने बस में, सरकारी बस थी, साधारण बस थी उत्तर प्रदेश सरकार की, मैंने बगल में बैठे सहयात्री से पूछा और गंध वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तकरीबन 1 किलोमीटर तक गंध आती जा रही थी। गंध इतनी तेज थी कि नथुनों पर रुमाल रखने की ज़रूरत पड़ गई। तो मुझसे रहा नहीं जा सका। मैंने अपने सहयात्री से पूछा ये गंध किस बात की है, तो उसने कहा यहाँ बूचड़ खाना बहुत बड़ा है उन्नाव में। मुझे सुनकर ताज्जुब हुआ और ये बात मैं महंत योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संज्ञान में लाता हूँ कि ऐसे रिहायशी इलाकों में बूचड़ खाने का निर्माण कैसे करने दिया जा सकता है जहाँ से कि उस इलाके में रहने वाले लोगों को हमेशा उस गंध का सामना करना पड़ता है और जो उस रोड से गुजरते हैं उनको भी। खैर, मैं लखनऊ आ गया। अगले दिन मुझे हाई कोर्ट में कुछ काम था, वो काम निपटा के 6 दिसंबर को मैं लखनऊ में ही रुका। मुझे ये रिकॉल करने का मौका मिला कि 6 दिसंबर को अयोध्या में क्या हुआ था। 5 दिसंबर को मेरा जाने का प्लान था अयोध्या इस साल, लेकिन मैं जा नहीं सका। मौसम अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। लेकिन 6 दिसंबर और 5 दिसंबर के न्यूज़पेपर्स मैंने पढ़े तो मुझे याद आया कि जब मैं 1992 में 12वीं क्लास में या बीएससी प्रथम वर्ष में था, फर्स्ट ईयर में, अयोध्या के साकेत महाविद्यालय में, तो 6 दिसंबर को एक ढांचा वहाँ गिराया गया था। उस वक्त हम लोग अपने गांव में थे। गांव से अयोध्या की सीमा 1-1.5 किलोमीटर उस वक्त होती थी। अब तो गांव भी मेरा अयोध्या में आ गया है। हम अपने खेत खलिहान के पास से जो सड़क गुजरती है वहाँ खड़े थे। हमने देखा कि असंख्य संख्याबल ऐसे कार सेवक चले जा रहे हैं और शाम को 3:30 बजे के आसपास जब वो लौट रहे हैं तो उनके हाथों में अवशेष दिखाई दे रहे थे। वो जय श्री राम, जय सिया राम ऐसे नारे लगा रहे थे। ऐसा मीडिया में कहा गया कि तब प्रधानमंत्री जो बाद में बने माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, हम सबके पूजनीय, वो लखनऊ में थे। उन्होंने अयोध्या जाने से इनकार कर दिया था 6 दिसंबर 1992 को। तो ये घटना अपने आप में बहुत बड़ी है। ये उनके कूटनीति को और उनके व्यक्तिगत सेक्युलर नेचर को दर्शाती है। वहाँ उन्होंने एक छोटा सा भाषण दिया था। वो भाषण अभी भी मीडिया चैनलों के पास होगा लखनऊ से, लेकिन वो अयोध्या गए नहीं। तो ये तो रही बात 6 दिसंबर की और मेरे भ्रमण की। अब आज के इस एपिसोड में इतना ही। दोबारा फिर मिलें और चर्चा करें। तब तक दीजिए विदा। धन्यवाद।